हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहले इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी से। देखिए इलास्टिसिटी क्या होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड इज नोन एज इलास्टिसिटी एंड द डिफॉर्मेशन कॉज्ड इज नोन एज इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड द बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। देखिए ऐसी जितनी भी बॉडीज जिन पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं उनके शेप एंड साइज को डिफॉर्म करने के लिए और उसके बाद जब फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो ऐसी बॉडीज जो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को फिर से रिगेन कर लेती हैं तो वो कहलाती है इलास्टिक बॉडी और उनकी इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं क्वार्ट्ज एंड फॉस्फोर। फॉस्फोर को ब्रॉन्ज भी कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के हैं। मतलब ये ऐसी बॉडीज होती हैं जो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को पूरा पूरा रिगेन कर लेती। ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्लास्टिसिटी। The property of a body by virtue of which it does not tend to regain its original shape and size when the applied force is removed is known as plasticity and the deformation is plastic deformation and the body is called plastic body। ऐसी जितनी भी बॉडी जिन पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद उनको रिमूव करने पर वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को फिर से रिगेन नहीं करती हैं उन्हें कहते हैं प्लास्टिक बॉडी और उनकी इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। अब ऐसी कुछ बॉडीज है जो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को बिल्कुल भी रिगेन नहीं करती हैं तो इनको बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज और इनके एग्जाम्पल हैं पुट्टी। पुट्टी वही जो घरों की दीवारों पर करते हैं, मड हो गया, ठीक, और पैराफिन वैक्स हो गया। ये तीन ऐसे एग्जाम्पल हैं जो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज के हैं। मतलब इनमें डिफॉर्मिंग फोर्स जब हम रिमूव करेंगे तो ये अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को बिल्कुल भी रिगेन नहीं करेंगी। यानी जितना आपने उनको पिचका दिया है समझ लो उसकी पिचकी हुई कंडीशन में ही बनी रहेगी। ठीक है। और वैसे तो पूरे वर्ल्ड में ना ही कोई बॉडी परफेक्टली प्लास्टिक है ना ही कोई बॉडी परफेक्टली इलास्टिक है। जितनी भी बॉडीज होती हैं वो सब परफेक्टली प्लास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक लाई करती है बेटा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स का इलास्टिक बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए सॉलिड के अंदर अगर आप उसको एटम की तरह लीजिए या मॉलिक्यूल की तरह लीजिए तो के अंदर क्या होता है कि हर मॉलिक्यूल या एटम के बीच में इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस लगते हैं और उस सिस्टम को हम इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं जैसे कि स्प्रिंग बॉल सिस्टम है। स्प्रिंग बॉल का जो ऐसा सिस्टम होता है इस टाइप को हम सॉलिड्स में कंसीडर कर सकते हैं। देखिए सॉलिड के अंदर क्या होता है, इन सॉलिड ईच एटम और मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय नेबरिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स। These are bonded together by interatomic और intermolecular forces and stay in equilibrium। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स या एटम के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगते रहते हैं या इंटरएटॉमिक फोर्सेस लगते रहते हैं जिनसे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहते हैं। When atom or molecules displaces from equilibrium position causing change in interatomic और intermolecular distances। ठीक है, जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कह सकते हो, ये चेंज हो जाती है। ठीक है, चेंज हो जाएगी। फिर उसके बाद व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव्ड the interatomic forces tend to drive them back to their original position, thus body regain its original shape and size। तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कैसे करती है, डिफॉर्मिंग फोर्सेस ये जब हम रिमूव कर देते हैं, इनको हटा देते हैं, तो इनके बीच में जो इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रहे हैं वो इसको वापस ओरिजिनल शेप एंड साइज वाली कंडीशन में ले आते हैं। ठीक है, जिससे बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को फिर से रीगेन कर लेती है। ठीक है, ये जो रिस्टोरिंग मैकेनिज्म है कैन बी विजुलाइज बाय टेकिंग मॉडल ऑफ स्प्रिंग बॉल सिस्टम। ठीक है, तो सॉलिड के अंदर ये स्प्रिंग बॉल सिस्टम का जो मॉडल होता है उससे हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई बेटा सबको। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये एक वायर है, इसमें हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है इधर की तरफ जिससे इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी स्ट्रेच कर जाएगी और उसके बाद जब ये डिफॉर्मिंग फोर्स हम रिमूव करेंगे तो इसके अंदर एक डेवलप्ड होता है रीस्टोरिंग फोर्स जो इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ले जाएगा। तो यही रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो ये कहलाता है स्ट्रेस।
ठीक है, स्ट्रेस इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। और ये रीस्टोरिंग फोर्स वही डिफॉरिंग फोर्स के ही इक्वल होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए डिफॉरिंग फोर्स एफ के इक्वल है तो वही स्ट्रेस की वैल्यू एफ बाई ए के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। एसआई यूनिट इसका होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फोर्स का यूनिट न्यूटन और इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को पास्कल भी कहते हैं। इसकी डायमेंशन हो जाएगी, जो फोर्स की डायमेंशन है उसमें एरिया की डायमेंशन से डिवाइड करेंगे तो एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। अच्छा, ध्यान रखिएगा, एक पास्कल एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। अब देखिए, देर आर थ्री वेज इन विच द सॉलिड में चेंज इट्स डायमेंशन। यहाँ पर तीन प्रकार से हम सॉलिड की डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं। एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या स्ट्रेन, ठीक है, यानी कि लेंथ के लॉन्ग चेंज करके हम डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं। दूसरा होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस या स्ट्रेन, यानी कि टेंजेंशियल फोर्स लगाकर, ऐसे जैसे मान लीजिए सिलेंडर है, टेंजेंशियल फोर्स लगाया हमने सरफेस पर और इधर, तो इसकी डायमेंशन चेंज होगी। तो इस टाइप का जो चेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस या स्ट्रेन। फिर तीसरा होता है बल्क या वॉल्यूम स्ट्रेस, इसी को हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो बल्क या वॉल्यूम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ये तब आएगा जैसे किसी बॉडी को हमने लिक्विड के अंदर डाल दिया तो उस पर चारों तरफ से लिक्विड का फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से उसका जो शेप है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो चेंज होता है वो बल्क या वॉल्यूम चेंज कहलाएगा। ठीक है, तो इन तीन टाइप के चेंज होंगे जिनको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन के। अब देखिए, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होती है वो दो प्रकार की होती है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एक तो टेंसाइल स्ट्रेस होता है और एक कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। टेंसाइल स्ट्रेस कैसे डेवलप होता है समझ लो बेटा। जैसे मान लो ये एक वायर है, सिलिंड्रिकल वायर, और इस वायर पर हम दोनों तरफ से फोर्स लगा करके ऐसे एफ एफ और एफ का स्ट्रेच कर रहे हैं, तो मान लो डेल्टा एल की लेंथ उसमें बढ़ जाती है। अब जब इस फोर्स को हम रिमूव करेंगे तो एक रिस्टोरिंग फोर्स इसमें डेवलप्ड होगा जो वापस इसको मेन पोजीशन पर लाएगा, यानी ओरिजिनल पोजीशन पर लाएगा। तो यही रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्या कहलाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा। दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस कैसे जनरेट होगा, देखो यहाँ पर, अगर मान लीजिए इसी सिलेंड्रिकल वायर पर दोनों तरफ से हम एफ एफ का फोर्स इन साइड लगाते हैं, ठीक है, उसको कंप्रेस करने के लिए, और उसके बाद में फोर्स को रिमूव करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स इसमें बाहर की तरफ लगेगा। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल। ठीक है, वायर में चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ का रेशियो क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो प्योर नंबर होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ऊपर भी देखो लेंथ आ रही है चेंज इन लेंथ और नीचे भी लेंथ है, तो ये रेशियो डायमेंशन लेस हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। सिलेंडर है उस पर टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं हम सरफेस पर, इधर और इधर। ठीक है, तो यही टेंजेंशियल फोर्स अपॉन सरफेस एरिया, ये जो रेशियो है वो शेयरिंग स्ट्रेस कहलाएगा। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। शेयरिंग स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान से देखिए, इसमें जो डिफॉर्मेशन इधर की तरफ आया ये एक्स, और इधर वर्टिकल हाइट इसकी एच कंसीडर कर ले, तो एक्स बाई एच का जो रेशियो होगा ये कहलाता है शेयरिंग स्ट्रेन। और यहाँ पर देखिए ट्राइंगल बन रहा है, तो इसमें एक्स बाई एच का जो रेशियो है वो टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। अगर इसको हम थीटा कंसीडर करें तो इसी को टेन थीटा लिख सकते हैं। अब चूंकि ये थीटा बहुत स्मॉल होता है तो टेन थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल हो जाएगी, यानी शेयरिंग स्ट्रेन की वैल्यू एक्स बाई एच भी हो सकती है, टेन थीटा भी हो सकती है और थीटा के इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको। आगे बढ़ते हैं, बल्क और वॉल्यूम। देखिए, मान लीजिए कोई बॉडी है, इसको हमने लिक्विड में डाल दिया तो इसमें चारों तरफ से लिक्विड का फोर्स लग रहा है, जिससे इस बॉडी का जो शेप है वो इस तरीके से, बल्कि साइज है हम कहेंगे, शेप तो चेंज नहीं होगा, साइज चेंज हो जाएगा, इस तरीके से डिक्रीज कर जाएगा इसका वॉल्यूम। तो अब जब हम अंदर से देखेंगे तो एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा होगा जो इसको वापस ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो बल्क स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो रीस्टोरिंग फोर्स ये अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया के इक्वल होगी। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर तो बल्कि उसका सरफेस एरिया बन जाएगा, तो एफ अपॉन ए के इक्वल होगी। ठीक है, और एफ अपॉन ए की वैल्यू जो इस केस में होती है वो प्रेशर के इक्वल होती है। ठीक है, तो इसको याद रखना कि बल्क स्ट्रेस जो होता है वो प्रेशर के इक्वल होता है। बल्क स्ट्रेन की वैल्यू डेल्टा वी अपॉन वी के इक्वल होती है,
जो कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम के इक्वल है ना। जितना वॉल्यूम इसका जो डिक्रीज कर गया है यहाँ पर, ये वॉल्यूम जो डिक्रीज हुआ है, उस वॉल्यूम की वैल्यू को अगर हम डेल्टा वी रखें और अपॉन वी इसका जो इनिशियल वाला वॉल्यूम रहा होगा वी, वो रेशियो बल्क स्ट्रेन के इक्वल होगा। ठीक है, तो दोनों के फॉर्मूले आपको ये याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। जाया बेटा इतना, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हुक्स लॉ पर। देखिए हुक ने बताया था कि अगर स्मॉल डिफॉर्मेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, यानी जितना हम स्ट्रेस लगाएंगे वो स्ट्रेन उसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा। इसको कहते हैं हुक्स लॉ। तो स्ट्रेस अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है और ये प्रोपोर्शनलिटी हम हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आगे ये यूज होगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आया हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, ये एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है और ये कर्व बनाया गया है कॉपर या सॉफ्ट आयरन के लिए। ठीक है, कॉपर का वायर हो या सॉफ्ट आयरन का वायर हो, उसके लिए हमने ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया है। तो इसमें देखिए यहाँ ओ से लेकर ए तक का जो रीजन है, ओ से ए वाले रीजन में इसमें हुक्स लॉ ओबे करता है। ठीक है, यहाँ पर हुक्स लॉ वैलिड होता है। द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। ओ ए के बीच में अगर हम अप्लाइड फोर्स को रिमूव करते हैं तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को फिर से रिगेन कर लेती है। सॉलिड बिहेव्स एन इलास्टिक बॉडी। सॉलिड जो है वो इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव करेगी। ए पॉइंट को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ये ए वाला जो पॉइंट है वो कहलाता है प्रोपोर्शनल लिमिट, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, फिर ए से ऊपर बढ़ेंगे तो ए से बी तक का जो रीजन है, इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। ठीक है, देखो यहाँ से ग्राफ ऐसे मुड़ रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है, ऐसे मुड़ रहा है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। द बॉडी विल रिटर्न स्टिल रिटर्न टू द ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन लोड इज रिमूव। ए बी के बीच में अगर हम लोड को रिमूव करते हैं या फोर्स को रिमूव करते हैं तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को फिर से रिगेन कर लेगी। बी पॉइंट यहाँ पर कहलाएगा यील्ड पॉइंट, या इसी को इलास्टिक लिमिट कहते हैं। ये बी वाला पॉइंट है, इसको यील्ड पॉइंट बोलते हैं या फिर इलास्टिक लिमिट भी कहते हैं। स्ट्रेस इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेंथ। इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, इसको सिग्मा वाई से डिनोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बी टू सी स्ट्रेन इज इंक्रीजेस रैपिडली इवन फॉर स्मॉल चेंज इन स्ट्रेस। अब देखिए बी से जब हम आगे बढ़ेंगे तो बी से देखो पहले का जितना रीजन होता है इसको इलास्टिक रीजन कहते हैं। ठीक है, इसका जो रीजन है वो ये इलास्टिक रीजन कहलाता है। बी के बाद जब हम प्लास्टिक रीजन कहते हैं। तो प्लास्टिक क्या होता है कि जब बी से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर कहीं पर हम स्ट्रेस को रिमूव करेंगे, इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कहीं पर भी, तो हमने यहाँ पर ले लिया, तो अब क्या होगा, अब बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को फिर से रिगेन नहीं करेगी, इधर की तरफ ग्राफ नहीं जाएगा। अब ये वाला ग्राफ जो है वो ऐसे जाएगा यहाँ पर और इसमें एक परमानेंट डिफॉर्म आ जाएगा, और ये डिफॉर्म लगभग 1% से लेस होता है। ठीक है, तो इसको परमानेंट सेट भी बोलते हैं। एक परमानेंट सेट यहाँ पर आ जाएगा और बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को फिर से रीगेन नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद जैसे मान लो और आगे हम स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो एक हमको पॉइंट मिलता है जिसको हम ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है वो ब्रेकिंग स्ट्रेस कहलाता है। इसी को अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। और उसके बाद अगर हम स्ट्रेस को रिमूव भी करते तो भी कुछ देर के बाद हमको एक पॉइंट मिलता है ई, जिसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। यहाँ पर वायर जो है वो ब्रेक कर जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो ये प्लास्टिक रीजन है वो जितना ज्यादा होता है उतना ही हम कहेंगे कि जो मटेरियल है वो डक्टाइल होता है। ठीक है, उतना ही मटेरियल डक्टाइल होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टेक प्लेस बिटवीन द इलास्टिक लिमिट बी एंड फ्रैक्चर पॉइंट ई। द मटेरियल इज सेट टू बी डक्टाइल। ठीक है, प्लास्टिक रीजन आप समझ लीजिए जितना ज्यादा होगा उतना ही मटेरियल डक्टाइल होगा, और प्लास्टिक रीजन जितना कम होगा उतना ही मटेरियल brittle होगा। If fracture point occurs soon after elastic limit cross the material is called brittle। ठीक है, तो अब ये मान के चलिए प्लास्टिक रीजन जितना कम होगा उतना ही मटेरियल ब्रिटल होगा, और जितना प्लास्टिक रीजन बड़ा होगा उतना ही मटेरियल डक्टाइल होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर एक, स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू कॉज फ्रैक्चर ऑफ मटेरियल कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, जब
मटेरियल को ब्रेक करना होगा, उस टाइम जो स्ट्रेस उसमें लग रहा होता है वो कहलाता है ब्रेकिंग स्ट्रेस। इट इज कांस्टेंट फॉर ए मटेरियल, ये सभी मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहता है, बट चेंजेस मटेरियल टू मटेरियल। ठीक है, किसी भी मटेरियल का जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है वो उसके लिए कांस्टेंट होता है, और ये मटेरियल टू मटेरियल चेंज करता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स क्या होते हैं? Although the elastic region is very large, the material does not obey Hooke's law over most of the region. Elastomers वो होते हैं कि जिनमें कोई वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन नहीं होता है ना। इसका ग्राफ देखो ऐसे मिलेगा, स्ट्रेस स्ट्रेन का ही बढ़ते ही जाता है, प्लास्टिक रीजन इसमें मिलेगा ही नहीं, और हुक्स लॉ भी इसमें फॉलो नहीं होता है। ठीक है, और इसका इलास्टिक रीजन जो होता है वो बहुत लार्ज होता है, इलास्टिक रीजन आपको लार्ज मिलेगा। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे टिश्यू ऑफ एओर्टा, रबर टिश्यू ऑफ एओर्टा जो है वो ह्यूमन हार्ट में मिलता है। ठीक है, इलास्टिक टिश्यू ऑफ एओर्टा, द लार्ज ट्यूब होती है ये, वेसल कैरिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट। ठीक है, हार्ट से ब्लड को लेकर के जाती है, ये ऐसी एक ट्यूब होती है। तो टिश्यू ऑफ एओर्टा और रबर, ये दो जो है वो इलास्टोमर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे खिंचते ही चला जाएगा, इसमें प्लास्टिक रीजन मिलेगा ही नहीं, मतलब ब्रेकिंग नहीं होगी कहीं पर, छोड़ दोगे अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को, ये फिर से रीगेन कर, तो इनको बोलते हैं इलास्टोमर्स। इलास्टिक मॉड्यूली क्या होता है? द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अभी ऊपर पढ़ा था हम लोगों ने हुक्स लॉ में, तो E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के इक्वल होता है। अब देखिए, ये स्ट्रेस जो अलग अलग तरीके का होता है उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेन भी अलग अलग होता है, तो इनका जो रेशियो बनेगा उसी के अकॉर्डिंग ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी अलग अलग मिलता है। जैसे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, तो ये जो रेशियो होता है, द रेशियो ऑफ टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, लेंथ के अलोंग अगर चेंज हो रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसका जो रेशियो होता है वो यंग्स मॉड्यूलस कहलाता है। तो यंग्स मॉड्यूलस y इज इक्वल टू, देखो हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल बाई एल, यानी एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा y का, यंग्स मॉड्यूलस का। एसआई यूनिट इसका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को पास्कल भी कहते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जो आपको याद रखने हैं। जैसे देखो, मेटल्स के लिए हमेशा याद रखना y की वैल्यू लार्ज होती है। ठीक है, मेटल्स के लिए y की वैल्यू लार्ज होती है, बाकी मटेरियल के लिए लेस होती है। y जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा, देखो मान लो एक स्टील का वायर अगर हम ले लेते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसमें जो चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ से परसेंटेज चेंज इन लेंथ जो बनेगा वो आता है 0.1%। तो जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो 2000 न्यूटन की होगी। इतना फोर्स जब हम लगाएंगे इस वायर के ऊपर, तब 0.1% का लेंथ में चेंज आएगा। इसी तरीके से एल्युमिनियम, ब्रास और कॉपर के लिए इनकी जो वैल्यू होती है 690, 900, 1100 के आसपास होती है। ठीक है, तो इसका मतलब जितना फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा उतना ही वायर जो है या मटेरियल है वो इलास्टिक होगा, उतना ही वाई उसका ज्यादा हो। ठीक है, स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर, ब्रास एंड एल्युमिनियम। ठीक है, स्टील जो होता है वो कॉपर, ब्रास और एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा इलास्टिक होता है। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ठीक है, स्टील और रबर को अगर हम कंपेयर करें तो स्टील मोर इलास्टिक होगा, क्योंकि स्टील में हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको डिफॉर्म करने के लिए, लेकिन रबर में बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा हमें उसको डिफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिए कि जिस मटेरियल में ज्यादा फोर्स लगाना पड़े उसको डिफॉर्म करने के लिए, वही सबसे ज्यादा इलास्टिक होगा, उतना ही उसका वाई ज्यादा हो। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्ट इलास्टिसिटी। जैसे फॉर मेटल्स, मेटल के लिए याद रखिएगा कि ये जो वाई है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो वाई डिक्रीज करता है। ठीक है, और वाई फॉर इनवार, इनवार एक मटेरियल होता है जिसके लिए अनचेंज रहता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता ये। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं, इम्प्योरिटी का फर्क क्या पड़ता है। देखिए, जैसे कोई मटेरियल मोर इलास्टिक है, मान लीजिए ये वाला जो मटेरियल है वो मोर इलास्टिक है, और इसमें हम एक इम्प्योरिटी मिला रहे हैं, और इम्प्योरिटी जो है वो लेस इलास्टिक है, तो इसमें जो मटेरियल बनेगा वो लेस इलास्टिक वाला मटेरियल बन जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए कोई लेस वाई वाला यानी लेस इलास्टिक वाला मटेरियल है हमारे पास, और उसमें अगर हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं मोर वाई की यानी मोर इलास्टिक मटेरियल की इम्प्योरिटी उसमें मिला रहे हैं, तो अब ये जो मटेरियल है वो मोर इलास्टिक मटेरियल बन जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल है
याद रखिएगा आप, कार्बन को जब हम आयरन में मिलाते हैं तो वाई इंक्रीज हो जाता है, उसी तरीके से पोटेशियम को जब हम गोल्ड में मिलाते हैं तो भी वाई इंक्रीज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। वाई इंपॉर्टेंट है, वाई डिफाइंस फॉर सॉलिड ओनली, यानी यंग्स मॉडुलस जो है वो केवल सॉलिड के लिए ही डिफाइन होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बेटा। y फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होगा y फॉर रिजिड बॉडी के लिए। रिजिड बॉडी में क्या होगा, उसमें जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसमें डेल्टा एल आएगा ही नहीं, यानी वो एक्सटेंड ही नहीं करेगा, और डेल्टा एल की वैल्यू जीरो रहेगी। तो y इज इक्वल टू, देखो क्या होता है, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो जब डेल्टा एल की वैल्यू जीरो हो गई तो समथिंग अपॉन जीरो ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर परफेक्टली रिजिड बॉडी है तो उसके लिए y की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, याद रखिएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो। इलोंगेशन ऑफ वाई, इलोंगेशन ऑफ हैवी वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट। ये एक वायर है और ये वायर अपने ही वेट की वजह से कितना इलोंगेटेड हो जाएगा वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो जब अपने ही वेट की वजह से ये बढ़ेगा तो इसके सेंटर ऑफ मास से इसका वेट mg डाउनवर्ड लग रहा होगा। उस कंडीशन में इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो हम L/2 के इक्वल कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा रहे हैं y इज इक्वल टू एफ एल इफेक्टिव अपॉन ए डेल्टा एल। तो यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू एफ एल इफेक्टिव अपॉन ए वाई के इक्वल हो जाएगी। एफ की वैल्यू हम लिख सकते हैं mg के इक्वल, एल इफेक्टिव हो जाएगा L/2 अपॉन ए वाई। सोल्व करेंगे तो mgl अपॉन 2ay बन गया ये। ठीक है, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू, अब इस मास को देखो हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एल इंटू रो। ठीक, और इंटू जी इंटू एल आ जाएगा, और अपॉन 2ay। ए से ए देखो कैंसिल आउट हो गया तो ये बन गया रो जी एल स्क्वायर अपॉन 2ay। तो देखो डेल्टा एल जो इलोंगेशन आएगा उसको आप याद कर सकते हो इस फॉर्मूले से, रो जी एल स्क्वायर अपॉन 2y। फोर्स कांस्टेंट ऑफ वायर क्या होता है, उसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मान लो ये वायर है एल लेंथ का, इसमें हमने एफ का फोर्स लगाया जिससे एक्स का एक्सटेंशन इसमें आता है। तो देखो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एल अपॉन ए एक्स। तो यहाँ से एफ की वैल्यू अगर निकाले तो वाई ए अपॉन एल इंटू एक्स। अब इसको हम एफ इज इक्वल टू के एक्स से कंपेयर कर देंगे, तो के की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी वाई ए वाई। ठीक है, ये फोर्स कांस्टेंट ऑफ वायर कहलाता है। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज ए मटेरियल, इज कांस्टेंट। किसी भी ब्रेकिंग स्ट्रेस, किसी भी मटेरियल के लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, वो चेंज नहीं करता है, आपको याद रखना है। इट वेरीज मटेरियल टू मटेरियल, ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल। जैसे कॉपर का अलग होगा, है ना, एल्युमिनियम का अलग होगा ब्रेकिंग स्ट्रेस, आयरन का अलग होगा, सबका अलग अलग मटेरियल अलग अलग होने की वजह से ब्रेकिंग स्ट्रेस भी अलग अलग। इट डू नॉट डिपेंड्स ऑन अप्लाइड फोर्स एंड क्रॉस सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, हमेशा ध्यान रखना कि जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है उसको हम फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल तो लिख सकते हैं, लेकिन ये इन दोनों पर डिपेंड नहीं करता है। ये वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है, ये डिपेंड नहीं करती इन पर। इसी तरीके से यही mg/a लिख सकते हैं, लेकिन ये इन पर भी डिपेंड नहीं करता है, समझ रहे हो ना बात को। तो फोर्स को अगर mg लिख देंगे और मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से ए एल रो जी अपॉन ए, तो इसे ए कैंसिल, तो ये एल रो जी के इक्वल आएगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस इक्वल टू फॉर्मूला निकल के आ जाएगा रो जी एल। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, इसमें ये एल वायर की लेंथ है, जी ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, और रो डेंसिटी है मटेरियल की। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस इक्वल टू रो जी एल। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूं मैं, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। देखो ध्यान से, एक सिलिंड्रिकल वायर है, इसमें इधर की तरफ 5F का फोर्स लग रहा है और इधर की तरफ 2F का फोर्स लग रहा है, और यहाँ मिड पॉइंट पे भी एक 3F का फोर्स राइट में लग रहा है, और पूछ रहे हैं फाइंड नेट एक्सटेंशन इन द रॉड, रॉड में नेट एक्सटेंशन कितना होगा ये हमें निकाल। तो आप क्या करो इसको, ये पूरा 12 लेंथ का वायर दे रखा है, ये एल लेंथ हाफ अलग हो गई, ये हाफ अलग हो गई, तो आपको इसको दो सेक्शन में डिवाइड कर दो। ठीक है, एक ये एल लेंथ का, एक ये एल लेंथ का। अब देखिए आपको याद रखना है, एवरी सेक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम, हर सेक्शन इसमें इक्विलिब्रियम में रहता है, यानी उसका नेट फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो जैसे ये वाला सेक्शन हमने पहला वाला लिया, इसमें देखो 5F का फोर्स इधर लग रहा है तो इधर भी 5F का फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे वाले सेक्शन में इधर 2F लग रहा था तो यहाँ भी 2F लग रहा होगा, और इन दोनों का आप रिजल्टेंट देखोगे तो 3F के इक्वल हो जाएगा राइट में जो यहाँ पर लग रहा है। ठीक है,
तो ये कंडीशन बनेगी। अब मान लो इसमें डेल्टा L1 एक्सटेंशन आता है और इसमें डेल्टा L2 का एक्सटेंशन आता है, तो डेल्टा L1 को क्या लिख सकते हैं, देखो 5FL अपॉन AY हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से डेल्टा L2 की वैल्यू इसमें जो आएगी वो 2FL अपॉन AY के इक्वल हो जाएगी। तो टोटल एक्सटेंशन कितना होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो डेल्टा L इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, तो ये आ जाएगा 7FL अपॉन AY। ठीक है, समझ आया बेटा? तो इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ सकता है आपके यहाँ, जरूर ध्यान रखिएगा कैसे इसको सॉल्व करा है हम लोगों ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शेयर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? तो देखिए, टेंजेंशियल फोर्स जो हम लगा रहे हैं सिलेंडर के ऊपर, ये टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, ये बनेगा शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको शेयर मॉड्यूलस कहते हैं। शेयर स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी FT बाई ए और शेयर स्ट्रेन हो जाएगा थीटा, तो FT अपॉन ए थीटा। ठीक है, तो ये थीटा जो है वो शेयरिंग एंगल है और ये डेल्टा एक्स बाई एल के इक्वल होगा यहाँ पर, और थीटा वेरी स्मॉल। ठीक है, इसी को शेयर स्ट्रेन भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं, ये आपको याद रखने हैं। फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल y ग्रेटर देन g। ठीक है, जो यंग्स मॉडुलस होता है वो शेयर मॉडुलस से ज्यादा होता है, हमेशा याद रखिएगा, शेयर मॉडुलस कम होता है। और इसमें जो रिलेशन होता है g इज इक्वल टू वाई बाई 3 के इक्वल होता है। ठीक है, याद रखिएगा शेयर मॉडुलस की जो वैल्यू है वो यंग्स मॉडुलस की 1/3 होती है। नेक्स्ट पॉइंट, y एंड g आर डिफाइन ओनली फॉर सॉलिड्स। ठीक है, याद रखिएगा y यंग्स मॉडुलस और शेयर मॉडुलस ये दोनों सॉलिड्स के लिए ही डिफाइन होते हैं। ठीक है, लिक्विड और गैसेस के लिए नहीं, केवल सॉलिड के लिए। आगे बढ़ते हैं, आते हैं बल्क मॉडुलस पर। तो बल्क मॉडुलस एन इंक्रीज इन प्रेशर, इसको बल्क स्ट्रेस कहते हैं, प्रोड्यूसेस प्रोपोर्शनल बल्क स्ट्रेन, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, बल्क स्ट्रेस टू बल्क स्ट्रेन ये जो रेशियो होता है वही बल्क मॉड्यूलस कहलाता है। ठीक है, याद है ना, बॉडी को हमने लिक्विड के अंदर रखा था। ठीक, तो उसमें क्या होता था, वॉल्यूम उसका डिक्रीज कर जाता था। तो यहाँ पर देखिए, जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आएगी वो डेल्टा पी के इक्वल होगी, चेंज इन प्रेशर के इक्वल, और वॉल्यूम स्ट्रेन की वैल्यू हो जाएगी माइनस डेल्टा वी अपॉन वी के इक्वल। माइनस यहाँ साइन केवल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसलिए माइनस साइन आता है। बाकी जो वॉल्यूम स्ट्रेन की वैल्यू है वो डेल्टा वी बाई वी के इक्वल होगी। ठीक है, डेल्टा वी यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम है, वी यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम है, और डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ध्यान रखिएगा बल्क मॉडुलस के लिए। पहला तो ये, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल, ये सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों के लिए डिफाइन होता है बल्क मॉडुलस। ठीक है, और वाई और जो जी थे वो किसके लिए डिफाइन थे, केवल सॉलिड्स के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, और बल्क मॉडुलस जो होता है वो तीनों के लिए डिफाइन होता है। अच्छा, बल्क मॉडुलस सॉलिड का सबसे ग्रेटर होता है, तो बी सॉलिड ग्रेटर देन बी लिक्विड ग्रेटर देन बी गैसेस होता है। फॉर इनकम्प्रेसिबल मटेरियल, यानी कि डेल्टा बी इज इक्वल टू जिसमें जीरो होगी, कॉम्प्रेस ही नहीं कर सकते जिसको, तो डेल्टा बी अगर जीरो तो बी उसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। यहाँ पर देखो डेल्टा बी की वैल्यू अगर हम जीरो रखेंगे तो समथिंग अपॉन जीरो, ये बन जाएगी वैल्यू इनफाइनाइट। ठीक है, तो ऐसा अगर मटेरियल है जो इनकम्प्रेसिबल है तो उसका बी इनफाइनाइट होता है। जैसे याद करो, परफेक्टली रिजिड बॉडी होती थी तो उसका वाई कितना होता था, इनफाइनाइट होता था। In this process, volume change but shape and body remains unchanged। ठीक है, बल्क मॉडुलस में ध्यान रखना कि बॉडी का वॉल्यूम तो डिक्रीज हो जाएगा, चेंज करेगा, लेकिन बॉडी का शेप जो है वो चेंज नहीं करता है, वो वही रहता है, उसी तरीके का शेप बना रहता है। आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन बल्क मॉडुलस, प्रेशर एंड डेंसिटी। ठीक है, इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, तो देखो बल्क मॉडुलस इक्वल टू फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी बाई वी, तो यहाँ से माइनस डेल्टा वी बाई वी को डेल्टा पी बाई वी लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो। अब इधर आओ, देखो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी को हम मास लिख सकते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो वी डेल्टा रो इक्वल टू रो डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से देखो रिलेशन बनेगा माइनस डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा रो बाई रो। ठीक है, तो माइनस डेल्टा वी बाई वी की जगह हम यहाँ पर डेल्टा रो बाई रो पुटअप कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा, डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई वी। डेल्टा रो यहाँ पर चेंज इन डेंसिटी है, रो इनिशियल डेंसिटी है, डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर, पी बल्क मॉडुलस। और इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, रो फाइनल इक्वल टू रो इनिशियल 1 प्लस डेल्टा पी अपॉन बी, फाइनल डेंसिटी इक्वल टू इनिशियल डेंसिटी ब्रैकेट 1 प्लस चेंज इन प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस।
आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है। कॉम्प्रेसिबिलिटी, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, बल्क मॉड्यूलस का ही रेसिप्रोकल कॉम्प्रेसिबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा वी। यूनिट इसका पास्कल इनवर्स हो जाएगा या फिर एटीएम इनवर्स हो जाएगा। मटेरियल ऑफ स्मॉल बल्क मॉड्यूलस एंड लार्ज कॉम्प्रेसिबिलिटी आर इजियर टू कॉम्प्रेस। ठीक है, जिनकी कॉम्प्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है वो इजी होते हैं कॉम्प्रेस होने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा उनकी कंप्रेसिबिलिटी, जिसको हम ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं इसका मतलब उसकी कंप्रेसिबिलिटी भी ज्यादा हो। आगे बढ़ते हैं, पॉइसंस रेशियो क्या होता है। देखो, पॉइसंस रेशियो को सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये होता है रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन का मतलब चेंज इन डायमीटर अपॉन इनिशियल डायमीटर, डेल्टा डी बाई डी। ठीक है, माइनस डेल्टा डी बाई डी, माइनस डेल्टा आर बाई आर भी इसको लिख सकते हैं, चेंज इन रेडियस अपॉन इनिशियल रेडियस। ठीक है, डेल्टा डी चेंज इन डायमीटर है, डी इनिशियल डायमीटर है। ठीक है, ये क्या होता है, प्योर नंबर होता है, तो इसका यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि लेटरल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये दोनों डायमेंशन लेस होते हैं, तो रेशियो भी डायमेंशन लेस हो जाएगा। अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, पॉइसंस रेशियो हमेशा मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। थ्योरेटिकल वैल्यू इसकी लाई करती है -1 से 0.5 तक, बट प्रैक्टिकल वैल्यू इसकी लाई करती है 0 से लेकर 0.5 तक। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। एक क्वेश्चन जैसे इसमें पूछा गया, पॉइसंस रेशियो कैन नॉट हैव द वैल्यू ऑफ, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ कौन सा सही होगा इसमें। 0.8 नहीं हो सकती है ना, इसका आंसर हो जाएगा 0.8, बाकी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर। ये मान लीजिए एक वायर है, इसको हमने स्ट्रेच किया एफ का फोर्स लगा करके, मान लीजिए डेल्टा एल का स्ट्रेच इसमें आता है, तो कितनी एनर्जी इसमें स्टोर्ड होगी, आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, यू इज इक्वल टू हाफ एफ डेल्टा एल। ठीक है, इतनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड रहेगी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप याद रखिए। अच्छा, यही यू को हम यहाँ पर आप डायरेक्ट याद रखिए, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम के पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसी यू को हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, और इस वॉल्यूम को इधर ला करके हम यू में डिवाइड कर देंगे, तो ये एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म में एनर्जी डेंसिटी आ गई हमारे पास। अब इसी फॉर्मूले को हम केवल y इंटू स्ट्रेन के टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, सॉरी स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं, y इंटू स्ट्रेन। ठीक है, तो उसको यहाँ पर पुटअप करेंगे तो ये बन जाएगा हाफ y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। ठीक है, अब स्ट्रेन को अगर हम स्ट्रेस और y के टर्म में लिख दें, तो स्ट्रेन इक्वल टू लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन y। तो इसको स्ट्रेस अपॉन वाई लिखेंगे तो ऊपर स्ट्रेस का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाई का स्क्वायर, तो एक वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसको। इतना क्लियर हुआ बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ ए मटेरियल। इसमें देखिए बीम वाला कॉन्सेप्ट आता है। जैसे मान लीजिए एक बीम है लेंथ की, उसमें हम कोई वेट हैंग कराते हैं या फोर्स लगाते हैं, जिससे उसमें डिप्रेशन आ जाता है डेल्टा का। तो ये डेल्टा का जो डिप्रेशन होता है उसकी वैल्यू होती है डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 4 वाई बी डी क्यूब। ठीक है, वाई यहाँ पर यंग्स मॉडुलस है इसका, बी यहाँ पर इसकी ब्रेड्थ है, और डी जो है वो इस बीम की डेप्थ है। ठीक है, डी डेप्थ, डी डेप्थ है। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो हमको ये वाला व्यू दिखेगा। ठीक है, तो इसमें देखो जो डेल्टा है वो इतनी सारी चीजों पर डिपेंड करता है, तो अगर बेंडिंग को आपको रिड्यूस करना है तो क्या करना पड़ेगा, मोर वाई वाला मटेरियल लेना पड़ेगा। वाई जितना ज्यादा होगा उतना डेल्टा कम होगा, बी जितना ज्यादा होगा उतना डेल्टा कम होगा, और डी जितना ज्यादा होगा उतना डेल्टा कम होगा। ठीक है, तो आगे हम कह सकते हैं कि ब्रेड्थ जितनी कम होगी उतनी ज्यादा, ब्रेड्थ जितनी ज्यादा होगी उतनी डेल्टा की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा, डेल्टा देखो डी डेप्थ पर भी डिपेंड कर रहा है ना, डेल्टा प्रोपोर्शन टू 1/d क्यूब, यानी डी पर ज्यादा डिपेंडेंसी बन रही है इन कंपैरिजन टू बी, क्योंकि डी को अगर हम थोड़ा चेंज करेंगे तो डेल्टा में ज्यादा चेंज आएगा। बट ऑन इंक्रीजिंग डी, लेकिन इन डी को जब हम इंक्रीज करते हैं तो एक और प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो जाती है, वो ये कि ये वाली जो बीम है वो ऐसे बेंड होना शुरू हो जाती है, इसको बोलते हैं बकलिंग। ठीक, इसमें ये एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, और इसको अगर हम अवॉइड करें
तो अवॉइड ऐसे कर सकते हैं, इसमें आई शेप्ड क्रॉस सेक्शन वाली बीम हम यूज करें, मतलब यही जो बीम है उसको आई शेप्ड में ऐसे बना लें, इस टाइप के शेप में, तो ये जो बकलिंग वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद जो पिलर होते हैं हम यूज करते हैं, तो पिलर में क्या करें, जो राउंड शेप के पिलर होते हैं उसकी जगह जो मोर सरफेस एरिया वाले पिलर होंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटेड शेप के होंगे, वो अगर हम यूज करेंगे तो उनका सपोर्ट ज्यादा रहेगा बीम के ऊपर, तो फिर ये अच्छे से वर्क करेंगे। ठीक है, तो पिलर जो हम यूज करते हैं वो इस टाइप के पिलर ना यूज करें, आई शेप्ड पिलर यूज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये समझ आया बेटा सबको। तो बेटा ये था हम लोगों का चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।